नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपिक अमूमन आप लोग को सुनने को मिलता होगा कि फलाने के अगेंस्ट में 82 का नोटिस हो गया या फलाने को कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, अब उस पर जो है कुर्की जब्ती का नोटिस होगा। तो ये सब कब होता है? क्रिमिनल केसेस में। अमूमन जब आपका नाम एफआईआर में चला जाता है या आप एक्यूज बना दिए जाते हैं, वैसी स्थिति में आप क्या करते हैं? एंटीसिपेटरी बेल लेने जाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल लेने के क्रम में जो मदर या पेरेंट कोर्ट होता है वहां से इश्यू होता है एनबीडब्ल्यू, उसके बाद इश्यू होता है 82, उसके बाद इश्यू होता है 83। 82-83 क्या है वो भी समझेंगे। और 82 का नोटिस हो जाने के बाद आखिर एंटीसिपेटरी बेल मिलना मुश्किल क्यों हो जाता है, इसके बारे में जानेंगे। और अंत में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट जो रिसेंटली आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना गाइडलाइंस कहें या यूं कहें कि इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि 82 हो जाने के बाद ऐसे एक्यूज को बेल नहीं दिया जाए। कैसा बिल? एंटीसिपेटरी बिल। तो अंत तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग और लाभकारी वीडियो है, इसलिए इसको अंत तक समझिए और लोगों को भी समझाइए। चलिए समझते हैं। मेरा टॉपिक का नाम है सेक्शन 82 का नोटिस, फिर एंटीसिपेटरी बेल मिलना होगा मुश्किल। दो मसला है। पहले हम लोग समझेंगे कि 82 का नोटिस क्या है, कब इश्यू होता है, किस स्थिति में कोर्ट करता है, कोर्ट इश्यू कब करता है और कोर्ट इश्यू क्यों करता है। यदि कोर्ट इश्यू कर दिया तो एंटीसिपेटरी बिल मिलना मुश्किल क्यों होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं 82 का नोटिस को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रोक्लेमेशन फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन। आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं भगोड़ा घोषित करना। प्रोक्लेमेशन मीन्स किसी को घोषणा करना को हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्लेमेशन। तो प्रोक्लेमेशन किसका? एब्सकॉन्डिंग पर्सन। जो पर्सन भाग रहता है, भागता रहता है कोर्ट से, कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, कोर्ट के बराबर नोटिस करने के बाद, तो उसके लिए क्या होता है? प्रोक्लेम किया जाता है उसको कि एब्सकॉन्डिंग है वो, यानी भगो रहा है। तो चलिए समझते हैं। दूसरा, इश्यूड बाय द कोर्ट। कौन सा कोर्ट? यदि एफआईआर हो गया तो सुने होंगे कि सबसे पहला क्या होता है? एफआईआर होगा तो यह एफआईआर किस कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट, मान लीजिए पटना डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। पटना डिस्ट्रिक्ट में कई सारे कोर्ट्स हैं। तो मान लीजिए शास्त्री नगर थाना का, तो शास्त्री नगर थाना किस मजिस्ट्रेट के पास है? सीजीएम के पास है, एससीजीएम के पास है, एसडीजीएम के पास है या जीएम फर्स्ट क्लास, वो पहले पता कीजिए। तो हर कोर्ट को कुछ न कुछ जो है पुलिस स्टेशन अलॉट है। तो जो भी एफआईआर होगा तो कहां जाएगा? पेरेंट कोर्ट, उसी को बनाया जाता है। उसके बाद यदि आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना है तो कहां जाएंगे? तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। तो पेरेंट कोर्ट जो है वो ये सब करता है। तो पेरेंट कोर्ट में क्या होता है? डे बाय डे उस पर डेट पड़ रहा है, डेट पड़ता है, उसी पे जो है वो कोर्ट जो है एक्शन लेती है। तो हम लोग बेल लेने मूव करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और पेरेंट कोर्ट को इग्नोर कर देते हैं। और हमारे वकील साहब को हम बोलते नहीं है या वो भूल जाते हैं या जिस भी कारण से रहा हो, और मदर कोर्ट में जो है, पेरेंट कोर्ट में सब चलता रहता है। तो पेरेंट कोर्ट में टाइम टू टाइम आप क्या कीजिए? डेली ऑर्डर शीट को निकाल लिया कीजिए, तो पता चलेगा कि किस स्टेज में मेरा केस है। तो पेरेंट कोर्ट जो है वो इश्यू कब करता है? ऐसा नहीं डायरेक्ट हो जाता है 82 का नोटिस, एकदम नहीं। समझिए स्टेज, पहले समन जाएगा आपको। ठीक है, समन पे आपको मौका दिया गया कि फलाने टाइम में आप एक्यूज को कहा जाता है कि आप अपीयर होइए। पेरेंट कोर्ट को कोई मतलब नहीं, आप बेल लिए हैं नहीं लिए हैं, आपने रेगुलर बेल लिया है, यदि अरेस्ट हो गया तो, यदि अरेस्ट नहीं होता एंटीसिपेटरी बेल मूव किया है, इसको कोई मतलब नहीं है, अपना मूव करते रहेंगे जब तक कि या तो आपको बेल ना मिल जाए या आपको नो कोर्सिव एक्शन अलॉट नहीं हो जाए। अब नो कोर्सिव क्या है? नो कोर्सिव एक्शन कब मिलता है, इस पे मेरा वीडियो है, उसको जाके समझिए। तो नो कोर्सिव एक्शन का इंपोर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा। दो ही हालात में ये रुकेगा यहां तक आने में। पहला, या तो नो कोर्सिव एक्शन आपको अलॉट हो गया हो, एंटीसिपेटरी बेल मूव किए हैं तो कंसर्न कोर्ट दिया हो आपको फॉर द टाइम बिंग, या आपको बेल मिल गया, नहीं तो यह चलता रहेगा। समन हुआ, कोर्ट में आप हाजिर नहीं हुए, फिर उसके बाद बेलेबल वारंट इशू करेगा। ये एक एक स्टेज जो है इसका बढ़ता जाता है। बेलेबल वारंट दिया गया, यदि आप अपीयर होते हैं तो आप पे बेलेबल वारंट है, यदि फिर नहीं होते जिससे एग्रेवेटेड फॉर्म नॉन बेलेबल वारंट कहा जाता है। अरे अरेस्ट वारंट इशू हो गया है, अमूमन लोग इसी को बोलते हैं अरेस्ट वारंट, यानी वारंट निकल गया है, अब तो कभी भी अरेस्ट हो सकता, कहीं पे भी उसको उठा लेगी पुलिस। यदि एनबीडब्ल्यू के बाद, नॉन बेलेबल वारंट के बाद भी आप नहीं आते हैं कोर्ट में, अपीयर नहीं होते हैं, तो भैया कोर्ट में हम आएंगे क्यों? हम तो भाग रहे हैं। यदि कोर्ट में आएंगे तो क्या लगता है कोर्ट मुझे खड़ा खड़ा बेल देगा क्या? बिल्कुल नहीं देगा बेल आपको। यदि आप किसी संगीन अपराध में हैं तो आपको निश्चित वहीं से उठा के आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। इससे लोग इसको इग्नोर करते हैं और कई वकील साहब भी इग्नोर करते हैं। वो यह नहीं समझते हमारे क्लाइंट का स्टेज क्या चल रहा है।
आप यहां पे पहुंच चुके हैं, आपका बिल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हो, क्यों? तो कॉल फॉर डैडी हुआ है। कॉल फॉर डैडी क्या वीडियो देखे समझ में आ जाएगा। बेल जैसे ही मूव करेंगे एंटीसिपेटरी बेल, फर्स्ट डेट पे क्या करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज उसको डेलीगेट कर देंगे या खुद सुनेंगे। डेलीगेट करेंगे तो एडीजे कोर्ट के पास जाएगा, एडीजे कोर्ट पे डेट पड़ेगा, पहला डेट पे बोलेगा डैडी का कॉल फॉर किया जाए। डैडी कॉल फॉर हुआ, अब क्या हुआ, इलेक्शन चल रहा है, जैसे अभी चल रहा है, आम चुनाव चल रहा है, तो अब पुलिस वाले या आईओ कहां इन्वॉल्व है, लोकसभा के चुनाव में, तो वो क्या बोलेंगे, टाइम वो डैडी जमा नहीं करेंगे। या कई बार ऐसा केस भी सुनने को मिला है हमारे व्यूअर के थ्रू कि आईओ नहीं जमा कर रहा है, वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि आप देंगे तो हम डैडी जमा करेंगे। तो ये प्रैक्टिस में जो होता है उस वजह से भी नहीं आता, कोई भी बहाना लगा देगा, फलाने ड्यूटी में हम बाहर थे या हम बीमार थे, 1-2 डेट वैसे ही खींच लेगा वो। जब वो 1-2 डेट ले रहा है तो बीच में क्या करेगा, आईओ आके 82 ले लेगा, प्रेयर करता है। अमूमन प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रेयर करता है वो कोर्ट से कि वो जो एनबीडब्ल्यू इशू किया गया वो भाग रहा है या उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे 82 भी इसको इशू कर दिया जाए। उसका ये जो फॉर्म है ना, वो एग्रीवेटेड फॉर्म है, बढ़ता हुआ उसको। तो 82 का नोटिस हुआ। 82 क्या है भाई, इसको प्रोक्लेम करो, किस चीज के लिए, एब्सकॉन्डिंग पर्सन को प्रोक्लेम कर दो कि अब हो रहा है। 82 कर दिया, तो समझिए इस स्टेज से गुजरने के बाद डायरेक्ट या नहीं होता, इसको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए कि 82 आखिर क्यों होता है, या यूं कहिए कि इस पे ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसका 83 भी इशू होता है, जिसको कुर्की जब्ती का नोटिस करते हैं। तो यह एग्रीवेटेड फॉर्म में क्यों बढ़ता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, या कोर्ट का इंटेंशन क्या है, टू कंपेल एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। जो दोषी है, जिसका नाम एफआईआर में जो एक्यूज्ड है पर्सन, उसको क्या करना, कंपेल करना है, मजबूर करते हैं, कोर्ट मजबूर करती है कि तुमको कोर्ट में आना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये सब इशू होता है। अब आ जाइए 82 का सब क्लॉज 1 में ये सब मेंशन है, ठीक है, सब क्लॉज 1, 82 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। 82 या 82 का सब क्लॉज 2 क्या है, किसका 82, तो सेक्शन कहां का है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर का। इसमें बताया गया प्रोसीजर टू इश्यू प्रोक्लेमेशन, जो प्रोक्लेमेशन जो करेगी कोर्ट, उसका प्रोसीजर बताया गया, तरीका बताया गया। तो मैं आपको बताता हूं मोटा मोटी में क्या क्या होता है तरीका, कि जब ये प्रोक्लेमेशन इश्यू होता है तो क्या होगा, एक नोटिस टाइप से आता है, इससे नोटिस भी कहा जाता है इसको, तो कहा जाता है वो आईओ को मिलेगा, आईओ उस नोटिस को लेके पॉकेट में नहीं रख लेगा, वो जाके सर्व करेगा, किसको, जिस पर्सन के एक्यूज के अगेंस्ट में ये इश्यू होता है। अब उसको कैसे सर्व करेगा भाई, अमूमन लोग दुनिया में कहीं भी रहे, रात में सोने अपने घर पे ही आना है, कहीं भी रहेगा तो लोकेलिटी में रहेगा, तो कहा जाता है उस लोकेलिटी में इसको चिपकाइए जहां पे ऐसा अमूमन अंदाजा रहता है वो यहाँ पे पाया जाता है, प्राय रहता है, डोमिसाइल उसका वहां है। चलिए उससे भी आगे उसके घर पे जाके चिपकाइए, घर पे भी आइए, ये नहीं कि पीछे के दीवार में चिपका देंगे, भाई पीछे की दीवार की तरफ कोई जाता है नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, ऐसे जगह कॉन्स्पिशियस पार्ट के पास चिपकाइए, ऐसे जगह इसको पेस्ट कीजिए कि आते जाते लोग भी, कॉलोनी के लोग भी देख के बोलते अरे फलाना की आपके दरवाजे पे तो चिपका हुआ नोटिस, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या, तो वो भी बता सकता है। या आम लोग में क्या हो, फैल जाएगा, फलाने के दरवाजे पे पुलिस वाला आया, इसके हाथ चिपका के चला गया, वो इश्तेहार क्या है, यही है 82 का नोटिस। उसके बाद कहा जाता है कि आपको होता हो, यदि आईओ को लगे कि अर्जेंट है तो न्यूज़पेपर में भी इसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। अब वो बंदा जिसके अगेंस्ट में इश्यू हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानता है, आप क्या किए इंग्लिश में कर दिए, पता ही नहीं चलेगा, तो उसके वर्नाकुलर में या उस एरिया में जो पेपर सर्कुलेट होता है उस दोनों लैंग्वेज में इसको इश्यू करा दिया जाएगा, ताकि अखबार कहा जाता है कि हर लोग जो है हर घर में अखबार आता है तो कम से कम वहां पे भी पढ़ लेगा। तो ये सारा प्रोसीजर जो है 82 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। अब आइए ये वाला पोर्शन, एंटीसिपेटरी बेल मिलना होगा मुश्किल। अमूमन जैसे ही एफआईआर होता है, मैं बार बार बोल रखा हूं, कई सारे वीडियो है, एंटीसिपेटरी बेल क्या है, रेगुलर बेल क्या है, डिफॉल्ट बेल क्या है, टाइप्स ऑफ बेल में ये आता है। टाइप्स ऑफ बेल पे मेरा वीडियो है, वहां जाके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम लोग एंटीसिपेटरी बेल मूव करते हैं तो वैसी स्थिति में मान लीजिए एंटीसिपेटरी बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एडीजे कोर्ट में डेलीगेट कर दिया गया, एडीजे कोर्ट क्या क्या डैडी मांगा, डैडी अपीयर नहीं हुआ। डैडी जब अपीयर लेके नहीं होता है आईओ, जब डैडी नहीं आया तो क्या होगा, फिर अगला डेट पड़ेगा, फिर अगला डेट पड़ेगा, 2-3 डेट अमूमन कोर्ट देता है आईओ को, ठीक है। उसी बीच में क्या हुआ, जो मदर कोर्ट है, पेरेंट कोर्ट है, 82 इश्यू कर दिया। चलिए यही मसला आएगा जो इस जजमेंट में हुआ था, श्रीकांत उपाध्याय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अनदर। ये जजमेंट रिसेंटली आया, मतलब 1.5-2 महीने पहले आया है, सुप्रीम कोर्ट में यह जो है पहुंचा था यह केस। इस केस में मसला यही था कि जब ये आदमी
अपना बेल को मूव कर दिया था ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ बेल। पेंडेंसी मीन्स कि अब वो जब बेल फाइल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट आता, उसी बीच में इसका बेरासी हो गया। क्यों? पेरेंट कोर्ट मूव करता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। कब तक मूव करेगा? जब तक कि आप बेल ले ना ले या आपके जो है नो कोर्सिव एक्शन आपके फेवर में अलॉट ना हो जाए। मान लीजिए कि आप जो है यहां पे आप पहुंच गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में जैसे ही हुआ क्या हुआ? कॉल फॉर डैडी। हाई कोर्ट भी डैडी को कॉल किया तो आप क्या करते हो? नो कोर्सिव अलाउ कर दिया जाता है क्योंकि एनबीडब्ल्यू हो चुका है, बेरासी हो जाएगा लॉर्डशिप। तो लॉर्डशिप को लगता है कि हाँ जेन्युइन केस है और इसको नो कोर्सिव दे देना चाहिए। तो नो कोर्सिव जैसे ही मिलेगा तो ये कहां जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंसर्न मदर कोर्ट को दे देगा फिक्स करके कि भाई देखिए इसको नो कोर्सिव मिल गया है। यदि आप इस बीच में बेरासी कर दिए तो क्या करेगा? विड्रॉ करेगा कंसर्न कोर्ट। इसलिए आपको दौड़ के जाके भाग के जैसे करना हो बेल लेना पहुंचिए। यहीं पे यह मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट जो रेशियो दिया, जो इस जजमेंट का क्रक्स था, वो मैं आपको बता रहा हूं। एन एक्यूज्ड मींस दोषी वुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल मींस एंटिसिपेटरी बेल को प्री अरेस्ट बेल बोला जाता है। इफ कब the NBW and proclamation under section 82 subclause 1 of CRPC is pending against him means यदि उसके अगेंस्ट में NBW और प्रोक्लेमेशन इश्यू हो गया, यानी बेरासी का नोटिस इश्यू हो गया है, तो वैसी स्थिति में उसको जो है प्री अरेस्ट बेल नहीं दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का एरिया गाइडलाइंस आ गया है। आपको क्या लगता है बेरासी होने के बाद आप हाई कोर्ट आएंगे, आपको बेल मिल जाएगा? कई सारे एडवोकेट साहब ले भी लेते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि जब नहीं मिलेगा तो फिर क्यों लिया जाता है? तो हम लोग अमूमन क्या करते हैं, क्लाइंट को बता देते हैं कि आप परसेंटेज पे खेलिए, प्रॉपर जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी पे क्यों खेलिए। यदि आप बेल मूव कीजिएगा तो 90% चांस से बेल नहीं मिलेगा। तो फिर क्वेश्चन उठता है वो साहब 10% कैसे आप बोल रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट बोला है? तो सुप्रीम कोर्ट इसी जजमेंट में बोला है कि यह जो है ऑनरेबल जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके पास ये पावर है कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन रहेगा, उनको लगेगा कि ये सब इश्यू करने में कहीं न कहीं लोअर कोर्ट अर्ड किया, गलती करी है किसी भी वजह से उसके पास जो एविडेंसेस थे उसको इग्नोर किया गया, इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग तरीके से चला गया। मीन्स टू एस्टेब्लिश जस्टिस, न्याय को स्थापित करने के लिए कंसर्न ऑनरेबल जस्टिस जो है वह इसको इंटरटेन कर सकता है और बेल एंटिसिपेटरी बेल दे भी सकता है बेरासी इशू होने के बाद। यानी डिस्क्रिशनरी पावर कहां पे? ऑनरेबल कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है अवेलेबल। अब आता है कि प्रोबेबिलिटी पे जाइएगा, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि बेरासी इशू होने के बाद भी बेल हो सकता है। तो मैट्रिमोनियल इशू में कंसीडर, जैसे 498 का केस होता है तो वहां जज साहब कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, सोशल डिस्प्यूट है। अब आते हैं इसमें उन्होंने रीजन क्या बताया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आप यह देखिए, यहां आपको मौका दिया नहीं गए, यहां आया नहीं आया, नहीं आए यहां आया नहीं आया, तब यह इशू हो। दैट मीन्स कि आप कंसिस्टेंट डिसओबीडियंस कर रहे हैं, आप बारंबार जो है कोर्ट के ऑर्डर को डिसओबीडियंस कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को बेल, प्री अरेस्ट बेल या एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलना चाहिए। अब समझे रेशियो क्या है या सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पे बोला है कि आपको बेल नहीं मिलना चाहिए। इसी के कारण कंसिस्टेंट डिसओबीडियंस आप कर रहे हैं, इसलिए बेल नहीं मिलना चाहिए। और लास्ट जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इसमें प्रिकॉशंस आपको क्या रखना चाहिए। प्रिकॉशंस कब? तो ये सारा कहानी कहां होगा? क्रिमिनल केस में। क्रिमिनल केस में कहां पे होगा? जब आप दोषी बना दिए जाते हैं या एफआईआर में एक्यूज बना दिए जाते हैं या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपका नाम जोड़ दिया जाता है। जो सुनते हो कि एफआईआर में नाम नहीं है, बाद में मेरा नाम जुड़ा। किसी भी हालात में आप बेल तुरंत मूव कीजिए। यदि आपको बेल लेना है तो बेल लीजिए, तो दो जगह फोकस कीजिए। प्रिकॉशंस में बता रहा हूं, पहला बेल मूव कर एंटिसिपेटरी बेल तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे एक नजर रखिए, दूसरा नजर आप मदर कोर्ट या पेरेंट कोर्ट पे जरूर रखें और अपने वकील साहब को बार बार बोलिए सर डेली ऑर्डर शीट या तो देख लीजिए पेरेंट कोर्ट में कि किस स्टेज में केस है। ऐसा ना हो कि हम बेल लेने के लिए मूव कर रहे हैं, इसको इग्नोर करें। इसको इग्नोर कीजिएगा, बेरासी इशू होगा, अपोजिट पार्टी कोर्ट में आके बोल देगा हुजूर इस पे बेरासी हो चुका है, डिस्पाइट दैट he or she has appeared before the honorable court. So honorable court, you should not entertain his bail application. It should not be, he or she should not be granted anticipatory bail. Reason being the guidelines given by the honorable Supreme Court in the judgment of this. यही होता है वहां पे प्रेयर। तो प्रिकॉशन समझ गए। यहां से यहां आने से पहले या तो आप बेल ले लीजिए या तो आप नो कोर्सिव
एक्शन अपने फेवर में करा लीजिए, नहीं तो 82 इशू हुआ है तो कोई फायदा नहीं, सरेंडर कीजिए, रेगुलर बिल मूव कीजिए। यही था मेरा आप लोगों के लिए सौगात। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कृपया करके इसे आम लोगों तक जरूर फैलाएं, क्योंकि इस 82 के चक्कर में कई लोगों का पैसा, समय, एनर्जी सारा जाता है। उसके बाद वो यदि यहाँ ये भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है तो इसका रेगुलर बिल पे भी इफेक्ट पड़ता है। मैं यह नहीं बोलता हूं कि प्रेजुडिस के शिकार होते हैं वो, लेकिन कहीं न कहीं मेंटली ये होता है और अपोजिट पार्टी सबमिशन में देते हैं कि ये तभी सरेंडर किया जब 82 इशू है लॉर्डशिप। तो आप कहीं ना कहीं जो भगोड़ा है वह और यह कंसिस्टेंट डिसोबीडियंस ना हो जाए। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।